हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, जो कि क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और आज के वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के MCQs को सॉल्व करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो भी NCERT एंड SCERT बुक्स में दिए गए हैं क्वेश्चंस, उन्हें इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती TGT PGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बास्तिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बास्तिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कथन दे रखा है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ जो उपरोक्त में से सभी है, ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। यानी कि बास्तिल क्या है, फ्रांस में बास्तिल जो है यह किले की जेल थी। यानी कि जेल थी जिसे किले नुमा बनाया गया था, चारों तरफ से इसे घेर दिया गया था। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे क्योंकि उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता था। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का भी प्रतीक था। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यह 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांति 1789 के साथ फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था। तो 12 अरब लिब्रे का फ्रांस पर विदेशी ऋण था, यानी कि उस पर कर्जा था। और लिब्रे क्या है, लिब्रे जो है यह फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था। तो लुई 16वां का संबंध था बुर्बो राजवंश से। बुर्बो राजवंश फ्रांस में शासन करता था और इसी वंश का शासक था लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था। तो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था कर लगाना। फ्रांस पर बहुत अधिक विदेशी कर्ज का बोझ हो गया था, जिसे वह पूरा करने के लिए लोगों पर कर लगाना चाहता था। और उसी के लिए फ्रांस में बहुत सालों बाद राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य लिया गया था। यानी कि राष्ट्रीय सभा बुलाने का यही उद्देश्य था कि फ्रांस के लोगों पर कर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था और इसकी रानी थी मेरी एंटोइनेट। अगला क्वेश्चन है, राजा के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई। तो राजा से फ्रांस में राष्ट्रीय सभा जब बुलाया गया था तो उस वक्त फ्रांस का समाज जो है यह 3 भागों में विभाजित था, जिसे ए स्टेट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ए स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय ए स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेट में साधारण वर्ग आते थे। तो साधारण वर्ग से कर लेने का राजा का जो उद्देश्य था, उस पर राष्ट्रीय सभा बुलाई गई थी। और राजा से जब झगड़ा हो गया तो फ्रांस में टेनिस कोर्ट में यह सभा बुलाई गई। यानी कि राष्ट्रीय सभा टेनिस कोर्ट में बुलाई गई राजा से झगड़े के बाद। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में बैठा था। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। क्वेश्चन है कि ए स्टेट से क्या अभिप्राय है। तो ए स्टेट से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। फ्रांस का जो सामाजिक वर्ग था उसे 3 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए स्टेट के रूप में उसे जानते थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की। तो फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा राष्ट्रीय महासभा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस में नागरिक एवं मानव अधिकारों की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। तो फ्रांसीसी समाज का वर्ग इनमें से कौन सा नहीं था। तो यहाँ सम्राट जो है यह वर्ग नहीं था, जबकि पादरी, कुलीन और व्यवसायी और किसान, ये 3 वर्ग में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन कब हुआ। तो बास्तिल का पतन हुआ था 15 जुलाई 1789 को। यानी कि बास्तिल के दुर्ग को लोगों ने तोड़ दिया और कैदियों को रिहा कर दिया था। इसलिए उस दिन से ही फ्रांस में 15 जुलाई या कहीं कहीं 14 जुलाई होगा फ्रेंड्स, 15 जुलाई दे रखा है। 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय ए स्टेट में कौन लोग शामिल थे। तो द्वितीय ए स्टेट में शामिल थे कुलीन वर्ग के लोग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। द्वितीय ए स्टेट में कुलीन वर्ग थे। प्रथम ए स्टेट में पादरी वर्ग आते थे और थर्ड ए स्टेट में व्यापारी और किसान वर्ग आते थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। तो पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग इसलिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि वे पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था। तो बास्तिल का किला जो है यह निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बास्तिल का किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था।
अगला क्वेश्चन है तृतीय ए स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो तृतीय ए स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तो कुलीन वर्ग होगा। कुलीन वर्ग जो है यह सेकंड ए स्टेट में शामिल था। थर्ड स्टेट में अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी और किसान वर्ग सम्मिलित हैं। और फर्स्ट ए स्टेट में कौन शामिल था, तो फर्स्ट ए स्टेट में पादरी वर्ग सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ माना जाता है बस्तिल के पतन से। बस्तिल का पतन हुआ तभी से फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे। तो कौन से कार्य किसानों से यहाँ दे रखा है नहीं करवाए जाते थे, तो वह है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। किसानों से स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना ये कार्य नहीं कराया जाता था, जबकि कुलीन वर्ग की सेवा कराया जाता था। कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में कार्य कराया जाता था किसानों से, और सड़कों के निर्माण में सहयोग लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया। तो राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया था, यानी कि फ्रांस का संविधान का निर्माण कब किया गया था, तो वह 1791 में किया गया था। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस का संविधान तैयार किया था और 1791 में तैयार किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लग रहा होगा तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है पादरी किस ए स्टेट के अंतर्गत शामिल था। तो पादरी वर्ग जो था यह प्रथम ए स्टेट के अंतर्गत ही शामिल था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। द्वितीय ए स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और थर्ड ए स्टेट में जो है किसान और व्यवसायी वर्ग के लोग आते थे। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किन ए स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी। तो फ्रांस में कर जो लिया जाता था वह किस ए स्टेट के लोगों को उनमें छूट दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रथम एवं द्वितीय ए स्टेट के दोनों को, यानी कि प्रथम ए स्टेट और द्वितीय स्टेट इन दोनों वर्गों के लोगों को फ्रांस में करों में छूट दी जाती थी, यानी कि इनसे कर नहीं लिया जाता था। और थर्ड ए स्टेट के जो लोग थे उनसे कर वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा। तो 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन पेरिस कम्यून के अंतर्गत रहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट है, पेरिस कम्यून। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। तो फ्रांसीसी समाज में 90% जनसंख्या जो थी यह किसानों की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों ने निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। तो 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे, तो वह है टाइल। टाइल को प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया। तो सितंबर सम्मेलन में लुई 16वां के लिए मृत्युदंड निश्चित किया गया था। लुई 16वां यानी कि फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, उसी के काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। और कब दी गई, तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। तो किस वर्ग को राज्य को दिया जाने वाला कर से छूट प्राप्त था, तो पादरी वर्ग को। पादरी वर्ग से कोई कर नहीं लिया जाता था। बड़े व्यवसायी, वकील और छोटे किसान, इन लोगों से कर वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राजकोष खाली होने का प्रमुख कारण था कि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला था, और दूसरा कारण था कि सरकार वर्साय के महल और राज दरबार में शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, इसलिए राजकोष फ्रांस का खाली होते जा रहा था। इसीलिए फ्रांस में लोगों से राजकोष को भरने के लिए कर भी लगाए जाने के लिए सभा बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है लुई 16वां को मृत्युदंड कब दिया गया। तो लुई 16वां को मृत्युदंड कब दिया गया, तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। और किस तारीख को, तो 21 जनवरी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था। तो प्रत्यक्ष कर टाइल था। टाइल जो है यह प्रत्यक्ष कर था, और ताइथ जो है तिथे इसे बोलते हैं, यह चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर था। लिब्रे क्या था, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। और ये स्टेट क्या था, तो ये स्टेट जो है फ्रांस में सामाजिक वर्गों का विभाजन था, जो कि 3 वर्ग में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया। तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में दास प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो वह जॉन लॉक ने रखा था। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक मॉन्टेग्यू ऑफ लॉज में जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच आधारित शासन की बात की थी। अगला क्वेश्चन है रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया। गिलोटिन क्या है फ्रेंड्स, तो गिलोटिन फ्रांस में जब फांसी की सज़ा दी जाती थी उसे ही गिलोटिन के नाम से जानते हैं। गिलोटिन पर रॉबेस्पियर को कब चढ़ाया गया था, तो वह जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को फ्रांस में गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। इसने आतंक का राज्य फ्रांस में स्थापित कर रखा था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था ताइद, यानी कि तिथे जिसे कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोदिस्त दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई। तो फ्रांस में जीरोदिस्त दल जो था उसने आर्थिक दशा सुधारने के लिए कागज़ के नोट चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है, कागज़ के नोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसने तीनों स्टेट को अपने अपने भेजते थे। तो कौन सी संस्था थी जिसमें राजनीतिक संस्था थी फ्रांस में जिसमें तीनों ए स्टेट के लोग थे अपने अपने प्रतिनिधि उसमें भेजते थे, तो वह ए स्टेट जनरल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ए स्टेट जनरल नामक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों ए स्टेट के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। पहले और दूसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि जो थे वह 300 की संख्या में सम्मिलित होते थे और थर्ड ए स्टेट के प्रतिनिधि 600 की संख्या में सम्मिलित होते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कुल 35 क्वेश्चन हमने फ्रांस की क्रांति से करा दिया, जो कि अति महत्वपूर्ण थे आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। और बिहार के लिए तो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में 9वीं से 12वीं क्लास में जो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दे रखा है तो उसमें फ्रांस की क्रांति पढ़ना ही है, तो इसलिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भी क्वेश्चन हम कराएंगे एक दिन, और फ्रांस की क्रांति पर एक वीडियो चलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।